तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर 11 है। डिफ्लेक्शंस को हम मज़ीद कंटिन्यू कर रहे हैं। जब भी स्ट्रक्चर के ऊपर लोड्स अप्लाई होते हैं और वो लोड्स इंटरनल स्ट्रेसेस के साथ साथ डिफॉर्मेशंस भी क्रिएट करते हैं, तो उन डिफॉर्मेशंस को हम कैसे मॉनिटर करते हैं, हम उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उनके वैल्यूज़ को कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस मौजूद हैं। तो पहला हमारे पास मेथड जो था वो डबल इंटीग्रेशन मेथड, जिसको हमने डिराइव किया था और देखा था हम किस तरह किसी भी बीम के हमारे पास ओवरऑल स्पैन में हमारे पास डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या था, हमारे पास एक्सप्रेशंस आ जाते थे जो जिनमें वेरिएबल हमारे पास x होता था, और हम x के वैल्यू को किसी भी पॉइंट पर चेंज करके हम उसी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन और स्लोप मालूम कर सकते थे। अभी हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम कहेंगे मोमेंट एरिया मेथड। उसको हम देखते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर के कंटेंट्स होंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मोमेंट एरिया थ्योरम्स का, और उसके बाद हम मोमेंट एरिया थ्योरम्स को वो करेंगे, स्टडी करेंगे कि किस तरह ये दो हमारे पास जो थ्योरम्स है, दो थ्योरम्स हैं, ये क्या हैं और ये हमें क्या बताते हैं। उसके बाद कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मोमेंट एरिया। आप लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मोमेंट एरिया को आई होप डिटेल से स्टडी किया था। ये मतलब अगर आप इसके नाम से ही देख लें कि हमारे पास एरिया मूवमेंट डेवलप कर रहा है, यानी देयर इज सम मूवमेंट आर्म एंड एरिया उसी मूवमेंट आर्म पर अप्लाई हो रहा है, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करें एरिया इनटू दैट मूवमेंट आर्म, तो ये हमारे पास मूवमेंट एरिया बन जाता है। और हम इसी मेथड को इस्तेमाल करके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप सेंट्रॉइड्स भी कैलकुलेट करते थे। तो इसी मेथड को सबसे पहले ऑटो मोहर और चार्ल्स सी ग्रीन ने 1873 में डेवलप किया, और उन्होंने कहा कि हम इस मेथड से स्लोप्स और डिफ्लेक्शंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल बीम्स के लिए। अच्छा, अभी हमारे पास जो डबल इंटीग्रेशन मेथड था उसमें तो यही है ना, किसी भी एक पॉइंट पर आप एग्जैक्ट स्लोप और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज आप कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये इस तरह में पूरा स्पैन के लिए हमें वैल्यूज नहीं देता, तो ये हमें क्या देता है ये हम आगे देखेंगे। और ये हमें जो मोमेंट एरिया है वो हमें किसी भी आप जो उसके लिए इक्वेशन डेवलप करते हैं, यानी वो सिर्फ एक पॉइंट के लिए ही होता है। फिर किसी और पॉइंट मालूम करने के लिए आपको वो प्रोसीजर दोबारा से करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद ये है कि सबसे पहला आप देख रहे हैं ना कि मोमेंट एरिया मेथड है। स्ट्रक्चर के ऊपर लोड्स अप्लाई हो रहे हैं, तो लोड्स की वजह से हमने देखा था कि हम किस तरह बीम्स में, फ्रेम्स में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बना सकते हैं। तो हमारे पास मोमेंट एरिया मेथड जो है वो मोमेंट डायग्राम्स को ही इस्तेमाल करके हम स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज डिटरमाइन करते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन में क्या था, हमारे पास इक्वेशंस थे और हम इक्वेशंस को इस्तेमाल करके स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करते थे। लेकिन इस मेथड में, मोमेंट एरिया मेथड में, हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को इस्तेमाल करके स्लोप्स और डिफ्लेक्शंस डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, तो मोमेंट एरिया थ्योरम्स को देखने के लिए हमारे पास एक केस है, कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर आर्बिट्रेरी लोड अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसका कोई डिफरेंशियल एरिया डिस्टेंस में अगर नहीं लूँ, अच्छा, मैं ये कह रहा था, ये मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, क्या इशू हो रहा है? असद काकड़ कौन है? ये आप क्लास में है? और सेक्शन से सर। जी सर। अच्छा, ये और डीवन नहीं, ये मतलब सबकी क्लास है। जी सर ग्रुप में मैंने लिंक शेयर की है। अच्छा, चले, ये फिर अच्छी बात ग्रुप है। में लिंक गुड। शेयर किया।
उसने लिंक शेयर कर लिया है, जो भी ज्वाइन हो सके वो लिंक से ज्वाइन से कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये अच्छा किया है आपने। अच्छा, तो हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर कोई आर्बिट्ररी लोड अप्लाई हो रहा है। आपको पता है कि जब लोड अप्लाई हो तो उन लोड की वजह से हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगे इस बीम में, और उन बेंडिंग स्ट्रेसेस को, या अगर हम डायग्राम की सूरत में दिखा लें तो वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारे पास बन जाते हैं। और अगर आप देख लें, अगर मैं इसके किसी एक पॉइंट पर, यानी यहाँ पर एक छोटे सेक्शन पर एक डिफरेंशियल सेगमेंट ले लूँ, जिसको मैं डी एक्स कह दूँ, और इसको अगर आप मज़ीद हम देख लें। अच्छा, पहले ये आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर एम ओवर ई आई यहाँ पर लिखा हुआ है इसके ऑर्डिनेट में। होता क्या है हमारे पास, हमने क्या किया है, लेट सपोज ये इस बीम के लिए पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाए, और उसके बाद उस डायग्राम के जो वैल्यूज़ हैं उनको एक और क्वांटिटी जो ई आई है, जिसके हम कहते हैं फ्लैक्सुरल रिजिडिटी या स्टिफनेस भी कहते हैं इसको, इस क्वांटिटी से हमने इसको डिवाइड किया है। तो ये हमारे पास जो डायग्राम बनता है उसे हम कहेंगे एम ओवर ई आई डायग्राम। इसकी सिर्फ इसकी जो हमारे पास शेप है वो बिल्कुल जो बेंडिंग मोमेंट है वही है, सिर्फ इसके वैल्यूज़ थोड़े से डिफरेंट होंगे क्योंकि हम एक और क्वांटिटी से उन वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास शेप है या जो डायग्राम बनी हुई है, इसको हम कहते हैं एम ओवर ई आई डायग्राम। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि अगर हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करें और इसको फिर ई आई से डिवाइड कर लें तो जो डायग्राम हमारे पास बनता है उसको हम कहते हैं एम ओवर ई आई डायग्राम। हम इसी डायग्राम को इस्तेमाल करके हम अपने स्लोप्स और डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करेंगे। ये हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि हमारे पास चेंज इन स्लोप is equal to the area under m over ei डायग्राम। ऐसा ही है। आपको याद है ना, जिस तरह का लिखा था dv is equal to w into dx। इसको हम किस तरह इंटरप्रेट करते थे? हम कहते थे कि चेंज इन शेयर इज इक्वल टू द एरिया अंडर द लोड, और अगर एरिया ट्रायंगुलर था तो आप उसको मल्टीप्लाई करते थे, अगर एरिया रेक्टेंगुलर है तो आप उसके एरिया को मल्टीप्लाई करते थे। सिमिलरली आप कहते थे कि डी एम इज इक्वल टू वी इंटू डी एक्स। आप कहते थे चेंज इन मूवमेंट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द शेयर फोर्स डायग्राम। यहाँ पर भी एग्जैक्ट वही है हमारे पास इक्वेशन है। अगर आप इसको इंटरप्रेट कर लें, ये कहता है कि चेंज इन स्लोप इज इक्वल टू द एरिया अंडर द एम ओवर ई आई डायग्राम। यानी जो हमारे पास डायग्राम है, ये इसके ऑर्डिनेट एम ओवर ई आई है ना, ये देख रहे हैं इसके ऑर्डिनेट्स एम ओवर ई आई है, और जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता जा रहा है इसके वैल्यूज भी वेरिएट कर रहे हैं। तो ये एक्स का एक फंक्शन है, ये एक्सप्रेशन। तो यही हमारी बेसिस है इन इक्वेशंस को, इन थ्योरम्स को डेवलप करने की, यही इक्वेशन। अच्छा, उसके बाद क्या है, यानी ये इक्वेशन हमें मजीद क्या बताता है? ये जो इक्वेशन है वो देखें, ये हमारे पास डी एक्स है, यानी एक हमारे पास डिफरेंशियल सेगमेंट है। ये हमें बताता है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक स्लोप जितना चेंज हो रहा है, दिस एरिया अंडर एम ओवर, यानी जो आपको लाइट शेडेड नज़र आ रहा है, यही आप एरिया निकालें तो आपको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक चेंज इन स्लोप मालूम हो जाएगा। तो अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी तक चेक कर लूँ, यानी मैं लेट्स सपोज डी एक्स को मैं इंक्रीज कर दूँ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो मैं क्या करूँगा, अपने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूँगा। ठीक है, यानी अच्छा, पहले ज़रा इसको देख लें। देखो, हम बात कर रहे हैं स्लोप की, और बार बार हम कह रहे हैं कि स्लोप हमारे पास टेंजेंट लाइन से जो बनती है वो है। तो पॉइंट ए पर हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रा किया है, पॉइंट बी पर हमने टेंजेंट लाइन ड्रा किया है। तो ये जो चेंज इन स्लोप है फ्रॉम बी टू ए, दिस इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास ये बनेगा।
change in slope from at point B from point A is equal to the integration of from A point A, यानी A से लेकर B तक हमारे पास जो मोमेंट M ओवर EI डायग्राम का जो डायग्राम अंडर एरिया अंडर द कर्व आएगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो हमें बताएगा कि पॉइंट हमारे पास जो बी है, यानी थीटा बी हमारे पास अच्छा देखो, ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है थीटा बी अपान ए या थीटा बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये कहते हैं चेंज इन स्लोप ऑफ बी एट पॉइंट या ड्यू टू पॉइंट ए। यानी अच्छा इसमें ये है ना कि हमने अभी देखा था कि मोमेंट एरिया थ्योरम्स में हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास डबल इंटीग्रेशन में था, उसमें हम ओवरऑल उसी इक्वेशन को पूरे स्पैन के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम जिस पॉइंट पर हमें मालूम करना है, हमें उसी पॉइंट पर इस तरह टेंजेंट्स लगाएंगे और उनके दरमियान जो स्लोप है और डिफ्लेक्शन है वो देखेंगे, और फिर उसके लिए एक डिफरेंट इक्वेशन बनेगी, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इंटीग्रेशन वाली, इसको अगर आप देख लें, ये क्या कहता है, ये हमें कहता है कि चेंज इन स्लोप बिटवीन पॉइंट्स बी एंड ए इज इक्वल टू द एरिया अंडर दिस डायग्राम। तो ये है हमारे पास थ्योरम नंबर 1, कहता है द चेंज इन स्लोप बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एंड द इलास्टिक कर्व equals the area of the M over EI diagram between these two points। ये आप लोगों को समझ आ रहा है? जी जी प्लीज़, अगर कोई जहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे वहीं पर रोक लें, मुझसे पूछ लें, ठीक है? तो जो स्लोप हमें यहाँ से डिटरमाइन करेंगे, वो स्लोप हम रेडियंस में उसको मेजर करेंगे। अच्छा, ये अभी हम अच्छा यानी यहाँ तक हमारा जो मोमेंट एरिया थ्योरम नंबर 1 है वो मुकम्मल हो चुका है। इस थ्योरम से हम सिर्फ और सिर्फ स्लोप के वैल्यूज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी हम सेकंड मोमेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा देखें, हमारे पास वही इलास्टिक कर्व है, वही इलास्टिक कर्व है जिसका एक हम डिफरेंशियल सेगमेंट ले रहे हैं डी एक्स और डी एक्स, जिसके अगर मैं दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट्स ड्रा करूं, और यहाँ पर मेरे पास पॉइंट ए के ऊपर जो वर्टिकल डेविएशन जिसे कहेंगे या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहेंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वर्टिकल लाइन से, और ये इसको मैं कह रहा हूँ टी ए विद, यानी टी इज़ हमारे पास, ये हमारे पास है वर्टिकल डिस्टेंस एट पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। दोनों पॉइंट्स के पॉइंट बी वाला जो टेंजेंट है, इसके वर्टिकल डिस्टेंस के साथ जो पॉइंट ए के साथ जो वर्टिकल जितनी डिस्टेंस बना रही है, इसको हम कहेंगे वर्टिकल टी ए स्लैश बी। बिल्कुल इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर हमने टेंजेंट्स लगाए हैं जो कि इस लाइन को जो ए से वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, इसको दो पॉइंट्स पर कट करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे डी टी, डिफरेंशियल डेविएशन इसे हम कह सकते हैं। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, इसको हम डी एस डैश कह सकते हैं, यानी वी कैन एज्यूम कि दिस इज़ लाइक एन आर्क ऑफ अ सर्कल, यानी ये बिल्कुल ये इस तरह है, हम कह सकते, ये हमारे पास एंगल है डी थीटा, एंड दिस इज डी एस जिसे हम कहते हैं चेंज
आर्क लेंथ, और ये जो हमारे पास इसकी जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, ये x है। तो अगर इसके मैं वैल्यूज पुट कर लूँ, यानी s इज इक्वल टू आर थीटा है ना, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, s इज एक्चुअली dt, और r जो मेरे पास x है, रेडियस इज इक्वल टू x एंड dt, तो dt इज इक्वल टू x इंटू चेंज इन ये हमारे पास सिंपल आर्क लेंथ की इक्वेशन है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, जो हमारा मेन इक्वेशन है, इसमें हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डी थीटा, यानी डी थीटा किसके बराबर है, इस इक्वेशन को अगर आप चेंज कर लें यहाँ से, डी थीटा किसके बराबर होगा, डी थीटा बराबर है डी टी ओवर एक्स के, और ये हमारे पास जो क्वांटिटी है इसको हम पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी डी टी ओवर डी एक्स एम ओवर आई ई आई इंटू डी एक्स, और अगर मैं ये x को उस तरफ लेके जाऊँ तो डी टी एक्स इंटू एम ओवर ई आई। तो ये देखें हमारे पास ये इक्वेशन हमें क्या बताता है, ये जो एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन हमारी बेसिस है सेकंड मोमेंट एरिया थ्योरम की। ये हमें बताता है कि चेंज इन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकली जितना चेंज हो रहा है, दिस इज इक्वल टू द एरिया अंडर द एम ओवर ई आई डायग्राम इनटू डिस्टेंस एक्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो एरिया है मोमेंट एरिया के बराबर है। मोमेंट एरिया मतलब ये है ना कि हम एरिया का मोमेंट ले रहे हैं किसी पॉइंट पर, तो वो जो मोमेंट एरिया बनता है, दैट मोमेंट एरिया इज एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन वर्टिकल डिस्टेंस एट दैट पॉइंट। अगर इसी को हम इंटीग्रेट कर लें तो ये हमारे पास इस तरह बनेगी, ये देखें हमने क्या किया है, हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट किया है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हमें ये बता रहा है कि अगर हम पॉइंट ए पर वर्टिकल डेविएशन या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मालूम करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, तो हम इन दोनों पॉइंट्स पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारे ये लोअर लिमिट्स होंगे, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो मोमेंट एम ओवर ई डायग्राम के एरिया बनता है, दैट एरिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। एक्चुअली ये जो हमारे पास x है, ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस नहीं होगा, इस एरिया का हम देखो, अगर हम पॉइंट ए पर निकाल रहे हैं तो इस एरिया का जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है, जिसको हम कहते हैं वो जो डिस्टेंस x, ये x उसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम इसको मज़ीद यहाँ पर इसको क्लियर करते हैं। ये वही बात है हमारे पास कि अगर जब हम सेंट्रोइड निकालना चाह रहे थे तो क्या करते थे, अपने एरिया को मोमेंट से मल्टीप्लाई करते थे, हमारे पास ये मत है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एरिया। तो इस तरह अपने ये जो हमारा x है, x बार, हम इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में कि दिस इज एरिया, एंड एरिया का ये सेंट्रॉइड है। हम इस पॉइंट पर इसकी मोमेंट को निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे x बार, या आप कह सकते हैं कि इस एरिया का ये मोमेंट आर्म है एट पॉइंट ए। तो हमारे पास सेकेंड जो मोमेंट एरिया थ्योरम है, वो बिल्कुल इसी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे। ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, वो क्या है, हमने देखा कि आप दो पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट्स लगाते हैं और एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट इनका जो वर्टिकल डेविएशन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द सेंट्रोइडल ऑफ दैट एरिया इनटू दैट एरिया। तो यही बात है, इसी को हमने
ऑटोमोर ने थ्योरम का शक्ल दिया हुआ है कि द वर्टिकल डेविएशन, अभी देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट ए पर, अगर मैं इसको दोबारा बता दूं, हम पॉइंट ए पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इलास्टिक कर्व के ऊपर पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर मैं दो टेंजेंट्स लगाऊंगा। अभी अमान मेरे पास जो टेंजेंट पॉइंट बी वाला है वो जिस पॉइंट पर यानी हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस को यहाँ पर कनेक्ट करता है, ये जो लेंथ है इसको हम कहेंगे चेंज इन वर्टिकल डेविएशन एट पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। तो हमें बताता है कि ये जो क्वांटिटी है ये बराबर है किसके, ये बराबर है मोमेंट के। कौन से मोमेंट के? मोमेंट हमारे पास दो क्वांटिटी होते हैं ना, एक फोर्स को हम मोमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेकिन मोमेंट एरिया के केस में हम एरिया को किसी मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो या इस केस में दैट इज एम ओवर ई आई डायग्राम का एरिया। एम ओवर ई डायग्राम के एरिया को हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी उसके सेंट्रोइडल डिस्टेंस के साथ, एक्स के साथ। तो वो जो क्वांटिटी आएगी हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। तो सेकंड मोमेंट एरिया थ्योरम आपको समझ में आ गया है? मैं नहीं सुन रहा हूँ। आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज़ अनम्यूट करके आप कर सकते हैं। नो सर, यस सर, समझ आ रहा है। ओके, तो वो जो हमने दो इक्वेशंस यानी डेवलप किए हैं, हमने दो थ्योरम्स को काइंड ऑफ प्रूव किया है। अब उन्हीं थ्योरम्स को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ कंडीशंस के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और स्लोप कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है जिसके एक पॉइंट है पॉइंट बी। पॉइंट बी के ऊपर हमें मालूम करना है स्लोप के पॉइंट बी एंड सी, इन दोनों पॉइंट्स पर स्लोप डिटरमाइन करना है। और इसकी जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज इक्वल टू 600 इंचेस पावर 4, और इसकी जो हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज 29,000 KSI। अच्छा, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? सबसे पहले हमारा काम है एम ओवर ई आई डायग्राम। अच्छा देखो, फिर से वही बात आती है कि हम मोमेंट एरिया थ्योरम ये हमारे बेसिक जो चीज़ इस्तेमाल करता है स्लोप और डिफ्लेक्शन मालूम करने के लिए है, वो है बेंडिंग मोमेंट एरिया। अगर आपको बेंडिंग मोमेंट एरिया ड्रा करना नहीं आता तो ये थ्योरम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि पहले जो हमारे कंसेप्ट्स थे बेंडिंग मोमेंट एरिया को ड्रा करने के लिए वो आपको आएँ और आप उनके ऊपर आपकी मुकम्मल ग्रिप हो, ताकि आप बिल्कुल आसानी से किसी भी बीम के लिए उसके ऊपर जिस तरह का पैटर्न का लोडिंग अप्लाई हो उसके लिए आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर सकें। तो अगर आप अपनी इंट्यूटिवली कह लें, यानी हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, के ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह बनेगी? ये हमारे पास इस तरह इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी, ठीक है, ये देख लें। तो हमने इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है पहले, फिर उन क्वांटिटीज़ को ई आई से डिवाइड करना है, करेंगे तो मेरे पास एम ओवर ई आई डायग्राम आएगा। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ई आई एक कांस्टेंट है तो हम इसको ई आई लिखेंगे। फ़िलहाल अपनी कैलकुलेशंस को मज़ीद पेचीदा नहीं करेंगे, एंड में जब ये ई आई की वैल्यू आएगी वहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो फ़िलहाल
के ऑर्डिनेट पर जो वैल्यूज़ आते हैं हम उन वैल्यूज़ को सिर्फ लिखेंगे कि हमने इनको डिवाइड किया हुआ है और -30 डिवाइड बाई EI 60 डिवाइड बाई EI इनको इस तरह लिखेंगे। तो अभी हमारा काम क्या है, हमें बताया जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि पॉइंट बी और पॉइंट सी के ऊपर इन दोनों पॉइंट्स पर स्लोप हमें बताएं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोमेंट एरिया ड्रा करने के बाद इसके लिए इसकी इलास्टिक कर्व ड्रा करेंगे, क्योंकि हम इलास्टिक कर्व के ऊपर हम टेंजेंट्स लगाएंगे और वो जो टेंजेंट्स होंगे टेंजेंट्स के वजह से ही हम स्लोप हमें पता चलेगा कि स्लोप कहाँ पर है, उसकी वैल्यू कितनी है, और उसी स्लोप की वैल्यू को हम फिर ऊपर वाले डायग्राम से इन्हीं मोमेंट एरिया डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे। तो ओवरऑल प्रोसीजर क्या है हमारा, जो हमारा बीम है, हमारे जो स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो लोड्स अप्लाई हो रहे हैं, सबसे पहले उसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद उसकी इलास्टिक कर्व बनानी है, और जिस पॉइंट पर लेट्स सपोज मेरे पास पॉइंट बी पर मुझे चाहिए एंगल, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लगाऊंगा, और ये जो मेरे पास एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस, so this is what we call slope at point B। और यहाँ पर अच्छा मैं पॉइंट ए पर भी एक मैंने स्लोप लगाया हुआ है, वो इसलिए लगाया है कि अच्छा पॉइंट ए का जो टेंजेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक कर्व की वैल्यू 0 है, यानी इलास्टिक कर्व यहाँ पर है नहीं, तो उसकी टेंजेंट बिल्कुल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ही बनेगी। तो और ये जो हमारे पास टेंजेंट जिस पॉइंट पर टेंजेंट बी टेंजेंट ए से मिल रहा है, तो ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं चेंज, यानी स्लोप ऑफ बी या विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों एंगल यहाँ पर इक्वल हैं। यानी अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हो और इनको इस तरह कोई आप कट कर लें, तो ये हमारे पास जो इनके अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू थीटा एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा। तो हमने बिल्कुल इसी तरह पॉइंट सी पर भी टेंजेंट लगाया, सेंट्रोइड के साथ इसकी जो एंगल है वो थीटा सी है। इसको अगर हम एक्सटेंड कर लें, यहाँ पर ये जो एंगल बना रहा है टेंजेंट ए के साथ, क्योंकि टेंजेंट ए स्ट्रेट है, ये देख रहे हैं आप, तो ये जो टेंजेंट ए के साथ एंगल बना रहा है उसको हम कहेंगे थीटा सी स्लैश ए। अच्छा, ये जो डिटेल्स मैंने अभी बताया है ये सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो थीटा बी इज इक्वल टू थीटा बी स्लैश ए एंड थीटा सी इज इक्वल टू थीटा सी स्लैश ए। अच्छा, हम क्यों हम इसको टेंजेंट ए के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा था हमारा जो फर्स्ट मोमेंट एरिया जो थ्योरम था वो हमें बताता है कि जिन दो पॉइंट्स के टेंजेंट्स के दरमियान अगर आप स्लोप देखना चाह रहे हैं तो वो m/ei डायग्राम के एरिया के इक्वल होगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम टेंजेंट ए के साथ इनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इन एंगल्स के साथ, ताकि हम पॉइंट बी पर स्लोप निकाल सकें विद रिस्पेक्ट टू ए। और जब आप वो निकालेंगे और हमें पता चल रहा है कि दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट बी, तो इवेंचुअली हमारा मकसद जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हमारा पहला मोमेंट एरिया जो थ्योरम है वो लगाएंगे। वो हमें बताता है कि वो हमें क्या बताता है कि ये क्वांटिटी दिस इज इक्वल टू व्हाट, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो m/ei डायग्राम का एरिया है, एरिया अंडर दिस डायग्राम इज इक्वल टू चेंज इन स्लोप एट पॉइंट बी या चेंज इन स्लोप ऑफ टेंजेंट बी विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ए। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा ट्रेपेजियम है, मैं इसके ऊपर
ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाकर भी सॉल्व कर सकता हूँ, या मैं इसको एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल में डिवाइड करके इस एरिया को कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसके ऑर्डिनेट में अगर ट्रायंगल है हमारे पास, इसका ऑर्डिनेट ये 30 है और इसके यानी बेस 50 है। इसी तरह हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे और इनके लेंथ इंटू विड्थ और हाफ बेस इंटू हाइट करके हम इनकी एरियाज कैलकुलेट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास ये वैल्यू आता है 675 नेगेटिव का है कि फीट स्क्वायर ओवर ई आई की वैल्यूज हमें गिवन है। अभी तक हमने इनको पुट नहीं किया था, अपनी आसानी के लिए यहाँ पर हम इनको पुट करते हैं। और फीट, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ना कि हमारे पास जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है ये हमारे पास इंचेस में है और स्क्वायर इंचेस, और ये देख रहे हैं इनर्शिया की जो वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी इंचेस में है, लेकिन यहाँ पर ये जो बीम का स्पैन लेंथ गिवन है वो फीट में है। तो इस फीट को भी हम कन्वर्ट करेंगे इंचेस में। तो ये फीट स्क्वायर है तो मैं इसको 144 इंच स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें, ज़रा इसके करें कैलकुलेट, बताएं इसकी क्या वैल्यू आती है। जी प्लीज़ इस क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लें और देखें हमारे पास ये स्लोप की क्या वैल्यू आती है। सर ये 144 ये कहाँ से आ गया सर, जो हमने फुट के साथ मल्टीप्लाई किया सर, ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ देखो ये कन्वर्जन है, हम फीट जो स्क्वायर है वो उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो लेट्स आपको पता है ना 1 फीट या 1 फुट इज इक्वल टू कितना इंचेस है। 1 फुट इज इक्वल टू 12 जी 12 इंचेस। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस। तो 1 फीट स्क्वायर क्या मतलब है कि 12 का स्क्वायर। यस सर। ठीक है, यस सर। मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। तो ये क्या होता है कि 1 फीट स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप 12 टाइम्स 12 कर दें दैट विल बी इक्वल टू 144 इंच स्क्वायर। तो आपके इक्वेशन में जहाँ पर ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपने उसी पॉइंट पर इसको रिप्लेस करना है 144 इंच स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो इसने क्या किया है, वो इस फीट को भी उस तरफ लेके जाता है। ठीक है, और ये कहते हैं इंच स्क्वायर डिवाइड बाय फीट स्क्वायर, और इसको वहाँ पर इक्वेशन में पुट करता है। तो ये देख रहे हैं कि ये फीट स्क्वायर और ये फीट स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास इंच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये मतलब इंचेस में आ जाएगी वैल्यू। अच्छा, तो ये भी तो सॉल्व नहीं हो रहा थीटा बी की वैल्यू। हो गया सर, तो हो गया 5.5 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हो गया सर। ये वैल्यू आनी चाहिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप अच्छा ये आप लोगों ने डिग्री में हाँ हाँ आपने आप अपने कैलकुलेशन के कैलकुलेटर के फंक्शन को चेंज कर लें, उसको रेडियंस में कर ले। ठीक है, चलिए ठीक है। इसीलिए देखो मैं कहता हूँ कि आपने ध्यान रखना है यूनिट्स का। अगर आप ये जो सॉल्व करेंगे हमारे पास ये जो थ्योरम डेवलप हुआ है ये इसका हमेशा स्लोप की वैल्यू रेडियंस में आएंगे। अगर आपके पास स्लोप अगर आप भूल गए हैं इसको डिग्री में कर रहे हैं तो फिर आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या आप अपने कैलकुलेटर के फंक्शन को चेंज करके दोबारा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने स्लोप एट पॉइंट भी मालूम कर लिया है।
अब हम स्लोप एट पॉइंट सी बिल्कुल इसी तरह हम वही काम करेंगे। यानी आप देख सकते हैं यहाँ इलास्टिक कर्व में जो टेंजेंट्स हमने लगाए हुए हैं कि थीटा सी इज इक्वल टू थीटा सी स्लैश ए। इसका मतलब ये है कि मेरे पास इस पॉइंट पर जो स्लोप है पॉइंट सी के ऊपर, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट सी विद रिस्पेक्ट टू स्लोप टेंजेंट, सॉरी स्लोप नहीं, विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए। एंड सो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ए से लेकर पॉइंट सी तक ये जो हमारे पास एरिया बनेगा, एरिया अंडर दिस कर्व, ये हमारे पास इस एरिया को जब डिटरमाइन करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट सी। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट करके इसको हम डिटरमाइन करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी -900 किलो पाउंड्स फीट स्क्वायर अपान ई आई। फिर से हम क्या करेंगे, अपने कैलकुलेट सॉरी पुट करेंगे और फीट को कन्वर्ट करेंगे इंचेस में और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आएगी वैल्यू एंगल की -0.00745। ठीक है। हमारे पास केस है, बिल्कुल ये भी एक कैंटिलीवर बीम है, लेकिन अभी पिछली कंडीशन में हमारे पास एक पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा था, यहाँ पर अभी एक मोमेंट अप्लाई हो रहा है एट। सर ये आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर, शोर है सर, प्लीज जिस तरह ये माइक बंद कर ले। हेलो, अभी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। सर सर आवाज आ रही है, लोगों ने सर माइक ऑन किए हुए हैं जिसकी वजह से सर कंफ्यूजन हो जाती अच्छा अच्छा। मेरे ख्याल से अच्छा, तो ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है जिसका हमने पॉइंट बी और पॉइंट सी पर डिफ्लेक्शंस डिटरमाइन करने हैं। इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी गिवन है। अच्छा ये देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी एंड दैट प्योरली डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पर ए से लेकर बी तक इसकी क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है और बी से लेकर सी तक ये जो क्रॉस सेक्शन है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए इन दोनों सेगमेंट्स के लिए आई के वैल्यूज डिफरेंट है, वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। और मटेरियल सेम है दोनों का, तो इसीलिए इनकी मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी सेम है। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम इस पार्टिकुलर कंडीशन के लिए जो हमारा बीम है इसके ऊपर सर्टेन लोड्स या मोमेंट्स अप्लाई हो रहे हैं, इसके लिए हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं। तो अगर हम इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास इस तरह इसकी डायग्राम बनेगी। ठीक है, आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना आना चाहिए, ये हमने काफ़ी डिटेल से सीखा हुआ है। आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। यानी आप फ़िलहाल ई आई जो ये है ना ई आई की वैल्यूज़ हैं इनको आप इग्नोर कर लें, सिर्फ इसको 500 लेकर इसको आप सॉल्व करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये किस तरह डिपेंड करता है। अच्छा, ये हमारे पास पहले इस तरह बनेगा ना, ये अगर हम इसको देख लें, ये एग्जैक्ट यानी ये मेरे पास वो है, मैं इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह बनेगी। लेकिन जब एम ओवर ई तो यहाँ इसके अंदर इस तरह आप देख रहे हैं एक जर्क आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है आई की वो छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। तो छोटी वैल्यू में इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर मैं 500 को ई आई बी सी से डिवाइड कर लूँ तो उसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, और मैं अगर इसको यहाँ पर बी सी से डिवाइड कर लूँ तो ये मुझे इसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। सॉरी, यानी ये जो सेगमेंट है ना, ये सेक्शन ये बी सी के लिए है और दिस इज फॉर ए बी, तो ये मेरे पास डिफरेंट आएंगे। तो ये आप लोगों को समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पर?
देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये एक बीम है ना, ये जो ये बीम का अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊं तो एक मोमेंट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और कोई मोमेंट नहीं है 500 न्यूटन का, ये देख रहे हैं 500 का मोमेंट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और वो यहाँ पर और कोई नहीं लोड है नहीं कोई मोमेंट है, तो ये एग्जैक्ट इसी तरह जाएगा यहाँ पर पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है। और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। या फिर क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है तो ये इसको काउंटर करके इसको ज़ीरो करेगा। सो दिस डायग्राम इज एक्चुअली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, लेकिन हमें चाहिए एम ओवर ई आई डायग्राम, तो हम इसके वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे ई आई से। तो ई आई मैं ये कह रहा हूँ कि ई तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन दो बीम्स हैं, इनके लिए आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब डिफरेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट, मैं कौन बातें कर रहा सर, ये आपका आवाज ही समझ में नहीं आ रहा सर। दरमियान में कौन बातें कर रहा सर, किसी का माइक ऑन है सर। एक मिनट। अभी मैसेज मिलेगा तो चलो ठीक है, इन द मीन टाइम मैं करिएगा आप पता है हाँ पता है अभी उन्होंने कहा कि आप कर सकें कि नहीं, ये मेरे ख्याल से सब म्यूट है। डेट्स पर आप मुझे बताएंगे। अच्छा, तो जब हम इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने बना लिया, तो लेकिन हमें चाहिए एम ओवर ई आई डायग्राम। तो हम अपने ये जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर 500, यहाँ पर भी 500 है, यहाँ पर भी 500 है, तो इनको हम ई आई से डिवाइड करेंगे। तो मैं आपको ये जो डिफरेंस नज़र आ रहा है बी से लेकर सी तक, ए से लेकर बी तक, ये इस क्वांटिटी की वजह से है कि यहाँ पर आई डिफरेंट है, यहाँ पर आई डिफरेंट है। और आपको पता है ना कि जब आप कोई फ्रैक्शन यानी आपको किसी अगर छोटे वैल्यू से अगर आप लेट्स सपोज अगर मैं आपको ऐसे ही दिखा दूँ 500, आई एज्यूम कि मेरे पास ई आई की वैल्यू इस सेक्शन के लिए 2 है और इस सेक्शन के लिए 4 है। 4 इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पर आई की वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर आप 5 को 2 से डिवाइड कर लें तो इसकी वैल्यू आएगी 250। और अगर मैं इसी क्वांटिटी को 500 को मैं 4 से डिवाइड कर लूँ तो ये मेरे पास बनेगा कितना बनेगा 4 1 मतलब ये ऑलमोस्ट इस तरह मेरे पास, बल्कि ये बनेगा 42 ऑलमोस्ट 125 इसके करीब हैं कि पॉइंट बी से लेकर सी तक यहाँ पर वैल्यूज़ ज़्यादा हैं और फिर इस रेंज में वैल्यूज़ कम हो रही हैं। तो ये इन बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो यही है कि हम एम ओवर ई आई डायग्राम्स बनाएं। जब एम ओवर ई आई डायग्राम हमने बना लिया तो उसके बाद हम इलास्टिक कर्व बनाएंगे और इलास्टिक कर्व के ऊपर हम जिन पॉइंट्स पर हमें डिफ्लेक्शन चाहिए वहाँ पर हम टेंजेंट्स लगाकर हम अपने मोमेंट एरियाज़ को, मोमेंट एरिया थ्योरम को इस्तेमाल करके उन पॉइंट्स पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स और स्लोप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये इंट्यूशन हमारी यही है कि अगर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास बीम है, सिर्फ एक मोमेंट अप्लाई हो रहा है, तो इसकी इलास्टिक कर्व जो है वो इस तरह बनेगी। 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट्स पर मैं टेंजेंट लगा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि इन टेंजेंट्स जो टेंजेंट्स हैं ये हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट्स के बराबर है। सॉरी, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम टेंजेंट ए, या ये टेंजेंट ए और सेंट्रोइडल एक्सिस ये ए की लाइन पर है, तो ये दोनों इक्वल है। यानी अगर मैं पॉइंट सी के ऊपर वर्टिकल डिफ्लेक्शन मालूम कर रहा हूँ तो दिस इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि अगर मुझे वर्टिकल डिफ्लेक्शन चाहिए तो वो क्या था कि जिस पॉइंट यानी 2 पॉइंट्स की तरह मैं मालूम कर रहा हूँ, उन दोनों पॉइंट्स का यानी जो एरिया अंडर
एम ओवर ये डायग्राम है वो एरिया इनटू द मोमेंट आर्म, ठीक है। अच्छा, तो यानी हम अपने वैल्यूज़ को यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए अपने इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्योंकि पहले मैं पॉइंट बी यानी ये क्वांटिटी इस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन ये क्या है मेरे पास, ए बी के दरमियान जो एरिया है, एरिया इनटू द मोमेंट आर्म। तो ये मेरे पास 4 है, इसका मोमेंट आर्म 2 बनेगा, और मैं पॉइंट जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं ना उसी पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू हमने इसका मोमेंट आर्म लेना है। तो एरिया ये इसका एरिया है 250 इंटू 4 एरिया एंड इंटू 2। तो दिस विल बी इक्वल टू वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। और इसी तरह हम अपने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, ई आई की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम पर और डिटरमाइन करेंगे। तो मेरे पास वर्टिकल डिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी 2.5 मिलीमीटर्स, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर यूनिट्स का ख्याल रखना है कि यहाँ पर ये मीटर क्यूब में है, ये यानी ये मीटर्स में है, और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है वो मिलीमीटर्स में है। तो आपने अपने यूनिट्स को कांस्टेंट रखना है, यानी इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम अपने ये हमारे पास ये भी इसमें ये मिलीमीटर्स में है ना, तो हम अपने मिलीमीटर्स को पहले कन्वर्ट कर रहे हैं इसमें मीटर में। ये देख रहे हैं हमने इसको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, तो मेरे पास आंसर आया है मीटर्स में, फिर वापस इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया है आसानी के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपने मैथ यूनिट्स को कॉन्सिस्टेंट रखना है। तमाम आपका जो फ्रैक्शन है ये इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक किस्म के यूनिट्स आपने इस्तेमाल करने हैं, तो इनकी कन्वर्जन्स को आपने आपको पता है ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 3 मिलीमीटर्स। तो मिलीमीटर पावर 4 जब करेंगे तो इसीलिए 10 पावर 3 का भी पावर 4 करेंगे, तो यानी 1 मिलीमीटर पावर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 10 पावर 14, सॉरी 14 नहीं 12, 4 से 12, यानी आप देख रहे हैं ना कि 1 मिलीमीटर पावर 4 अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं मीटर्स में तो ये क्या होगा मेरे पास 1 ओवर 10 पावर 12 मीटर पावर 4 में होगा। तो हम क्या कर रहे हैं अपने 1 मिलीमीटर पावर 4 की जगह हम ये क्वांटिटी यहाँ पर डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे पॉइंट बी के ऊपर वर्टिकल डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल गई है। अब मैं पॉइंट सी के ऊपर एरिया यानी इन दोनों का एरिया विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। अभी देखो मैं पॉइंट सी के ऊपर निकालना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास मोमेंटम क्या होगा 3 यानी इंटू 2, ये मेरे पास बन रहा है 5, ठीक है। तो ये और फिर ये जो मेरे पास एरिया ये वाला जो एरिया है बी से लेकर सी तक, इसका क्या होगा 1.5, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास मीटर्स में आएंगे, और दोबारा इसको ई आई की वैल्यूज़ को पुट करके तो ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। अच्छा, तो कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ये मोमेंट आर्म हम हाफ क्यों लेते हैं सर, इसका मतलब ये 3 इसका आपने हाफ लिया, 1.5 लिया, और जैसे 4 था उसका आपने 2 लिया था हाफ। देखो ये हमारे पास एरिया, ये हम कह रहे हैं ना मोमेंट आर्म, ये हमारे पास ये एरिया है, ठीक है। और इस पॉइंट पर लेट्स सपोज इसकी मोमेंट आर्म है, तो ये जो डिस्टेंस यानी हमेशा एरिया जिस पॉइंट पर एक्ट करता है इट ऑलवेज एक्ट्स एट द सेंटर। तो सेंटर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सेंटर है ये हमारे पास पूरे लेंथ का हाफ है, इसीलिए हम इसको हाफ करते हैं। ओके सर, ठीक है, समझ जाएगा।
अच्छा, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि हमने पॉइंट स्लोप डिटरमाइन करना है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट टी के ऊपर 20 किलो न्यूटन का एक वर्टिकल लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी मालूम है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मालूम है। तो हमारा पहला काम यही है कि हम एम ओवर ई डायग्राम बनाएंगे। एम ओवर ई डायग्राम हमने बना लिया। ये एक सिंपल सा बीम है तो उसके लिए आसानी से हम बना सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारा अगला काम है वो है इलास्टिक कर्व ड्रा करना, और जिन पॉइंट्स पर हमें मालूम करना है उन पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट लगाएं। तो पॉइंट सी के ऊपर सिर्फ स्लोप चाहिए, तो पॉइंट सी पर हम एक टेंजेंट लगाएंगे। और पॉइंट डी भी हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पॉइंट डी इज़ दैट पॉइंट जहाँ पर मोमेंट मैक्सिमम है, तो ये ऑर्डिनेट्स हमें मालूम हैं दोनों पॉइंट्स के। तो मैं इस पॉइंट पर आसानी से एक टेंजेंट लगा सकता हूँ। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है स्लोप का वो कैलकुलेट। तो आप देख सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो थीटा सी इज इक्वल टू थीटा डी स्लैश सी यहाँ से। तो ये हम क्या करेंगे, एरिया अंडर दिस डायग्राम, पॉइंट सी और पॉइंट डी के दरमियान जो एम ओवर ई डायग्राम का एरिया है, दिस एरिया इज इक्वल टू चेंज इन स्लोप, या चेंज इन स्लोप नहीं बल्कि स्लोप एट पॉइंट सी। तो हम अपने वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इसने क्या किया है, हम इस तरह इसको एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल में डिवाइड करके ये दोनों एरियाज हमने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आएंगी 135 किलो न्यूटन्स पर इंटू मीटर स्क्वायर ओवर ई आई। बिल्कुल उसी तरह हम ई आई के वैल्यूज़ को पुट करके अपने यूनिट्स को कंसिस्टेंट रख के सॉल्व करेंगे। और हाँ, जब भी आप स्लोप के लिए कैलकुलेट, याद रखना है कि अपने कैलकुलेटर के फंक्शन को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और फिर साथ में यूनिट भी लिखना है कि आप यहाँ पर यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको समझ आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर भी लिख लें ताकि आपके लिए आसानी रहो, लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन एंड में जो आप आंसर लिखते हैं वहाँ पर यूनिट्स का लिखना इतने इंतहाई ज़रूरी है ताकि मालूम हो कि वहाँ पर आप कौन सा यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पॉइंट सी के ऊपर हमने स्लोप कैलकुलेट कर लिया। ये आरसीबलर के बुक में एक दो क्वेश्चंस हैं, आप उनको देख लें, सॉल्व कर लें। और कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप उनको डिस्कस कर लें मेरे साथ।